तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों ने बायोलॉजी के बाकी के टॉपिक्स को देख रखा होगा, जो भी फ़िलहाल मैंने हाल ही फ़िलहाल में कराया हुआ है। ये सभी टॉपिक्स आपके आने वाले जो एग्ज़ाम हैं, जैसे आरपीएफ एग्ज़ाम होगा, एलपी टेक्नीशियन एग्ज़ाम होगा, बिहार एसएससी होने वाला है, तो इन सभी एग्ज़ाम्स में कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगा। तो आप लोगों को रेडी रहना है, जितने भी टॉपिक्स दिए जा रहे हैं उन टॉपिक्स को कवर करते चलिए। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कोशिका एवं कोशिका संरचना के बारे में। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं और प्रॉपर तरीके से डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है, क्या चीज़ें पढ़ना है और क्या चीज़ें छोड़नी है। ठीक है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए फिर डायरेक्ट वीडियो को शुरू करते हैं। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो कोशिका एवं कोशिका संरचना, इसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका, सेल। तो देखिए, कोशिका जीवधारियों की जैविक क्रियाओं की एक संरचनात्मक एवं मौलिक इकाई होती है, यानी सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, जो विशिष्ट परागम्य कला से घिरी होती है और जिसमें प्रायः स्वजनन की क्षमता भी होती है, कोशिका कहलाती है। स्वजनन की क्षमता भी इसके अंतर्गत होता है, क्योंकि हम जानते हैं जैसे कि एक कोशिका के जो जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, तो एक कोशिकीय जीव में अगर अमीबा की बात करें तो वो खुद अपने आप में एक जीव होता है। इसलिए कहा जाता है इनमें स्वजनन की भी क्षमता होती है, वो खुद से सब कुछ कर लेता है। राइट। तो यहाँ पे देखिए, कोशिका शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेलुआ शब्द से हुआ। ठीक है, सेलुआ शब्द से हुआ, जिसका अर्थ होता है कोष्ठ या छोटा कमरा। कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। ये एग्जाम्स में कई बार पूछा गया, साइटोलॉजी कहा जाता है। वर्तमान में इसे हम लोग कोशिका विज्ञान भी कहते हैं, कोशिका विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। सभी जीव जंतु कोशिका वनस्पतियाँ कोशिका के ही बने होते हैं, यानी जितने भी चीज़ें हैं वो कोशिकाओं के ही बने होते हैं। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं आगे के पॉइंट्स में देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि एक कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव हो सकती है, यानी एक छोटी सी कोशिका अपने आप में एक संपूर्ण जीव हो सकती है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, कैलामाइडीमोनास, बैक्टीरिया। इन्हें एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। एक कोशिकीय जीव जैसे कि अमीबा अपने भोजन को अंतर्ग्रहण, पाचन व श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि व प्रजनन भी कर सकता है, यानी अमीबा खुद अकेले ही ये सब कुछ कर सकता है। जबकि बहुकोशिकीय जीवों में ये सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित किए जाते हैं, यानी बहुकोशिकीय जीव में बहुत सारे कोशिकाओं के समूह अलग अलग मिलकर के कार्य करते, तब जाकर के ये सभी चीज़ संभव हो पाता है। लेकिन ऐसा नहीं है एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि कोशिकाओं का समूह मिलकर के ऊतकों का निर्माण करते हैं, यानी ऊतक क्या होता है, तो ऊतक कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। इसके बारे में हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, पहले भी मैंने आपको कराया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा देख लीजिएगा। साथ ही साथ हमारे जो हमारे एप्लीकेशन पे पेड कोर्स है, उसमें मैंने साइंस वाले टॉपिक्स में ये सब नोट्स प्रोवाइड कराए भी हैं। तथा विभिन्न ऊतक अंगों का निर्माण करते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं होती हैं जो एक साथ मिलकर के विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं, जैसे जंतु, पादप, कवक। ये सभी के सब क्या होता है कि बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं शामिल होती हैं और उन सभी को एक साथ मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कोशिका की खोज। तो कोशिका की खोज कैसे हुई थी, यहाँ पे हम देखिए कि ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। जब इन्होंने कोशिका की खोज की थी 1665 ईस्वी में, ये एक प्रकार की मृत कोशिका थी। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्स में घुमाकर क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की या फिर सर्वप्रथम मृत कोशिका की खोज किसने की। तो थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है कि सबसे पहले कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन वो जीवित कोशिका नहीं, मृत कोशिका थे। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने बोतल के कॉर्क की एक पतली परत के अध्ययन के आधार पर मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोष्ठ देखे और उन्हें कोसा नाम दिया था। यह तथ्य उनकी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में छपा। रॉबर्ट हुक ने कोसा भित्तियों के आधार पर कोसा शब्द का प्रयोग किया था। वनस्पति विज्ञान शास्त्री स्लाइडेन और जंतु विज्ञान शास्त्री स्वान, यानी स्लाइडेन और स्वान ने बाद में 1838-39 में कोशिका सिद्धांत का वर्णन किया था, यानी कोसावाद को प्रस्तुत किया। इसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि 1674 में एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक ने जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन किया। देखिए, यही मैं आपको बताना चाहता था।
1665 में रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज तो की थी, लेकिन वो मृत कोशिका थी। लेकिन 1674 में ल्यूमेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की, तो वहाँ पे आप फिर रॉबर्ट हुक को टिक मत कर देना, नहीं तो गलती हो जाएगा। 1674 में ल्यूमेनहॉक ने किया था जीवित कोशिका। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक और केंद्रिका का पता लगाया। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की। तो ये सब कुछ याद रखेगा, क्योंकि छोटे छोटे जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, वो एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है। डुजार्डिन ने जीवद्रव्य की खोज की, जबकि पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अर्ध तरल दानेदार सजीव पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म या फिर जीवद्रव्य का नाम दिया। यानी जीवद्रव्य की खोज तो की गई थी डुजार्डिन के द्वारा, लेकिन इसका नामकरण जो रखा गया जीवद्रव्य या फिर प्रोटोप्लाज्म, ये पुरकिंजे ने रखा था। ठीक है, पुरकिंजे ने रखा था। कैमिलो गॉल्जी ने 1898 में पता लगाया कि गॉल्जी उपकरण या फिर गॉल्जी काय की खोज की। तो गॉल्जी काय का खोज किसने किया था? तो गॉल्जी ने ही किया 1898 में। फ्लेमिंग ने 1880 में क्रोमैटिन का पता लगाया और कोशिका विभाजन के बारे में भी बताया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वाल्डेयर ने 1888 में गुणसूत्र का नामकरण किया। यानी वाल्डेयर ने 1888 में गुणसूत्र का नामकरण किया था। बीजमैन ने 1892 में स्मेटोप्लाज्म एवं जर्मप्लाज्म के बीच अंतर स्पष्ट किया। तो ये भी एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि बीजमैन ने कब 1892 में स्मेटोप्लाज्म और जर्मप्लाज्म के बीच अंतर स्पष्ट किया था। जी पैलेड ने 1955 में राइबोसोम की खोज की। एकदम वीवीआई प्रश्न, राइबोसोम की खोज किसने की? तो जी पैलेड ने 1955 में। क्रिश्चियन रेने डी डूबे, जनरली हम डी डूबे के नाम से जानते हैं, डी डूबे ने 1958 में लाइसोसोम की खोज की। देखिए, ये जो ईस्वी हो सकता है इधर उधर थोड़ा बहुत हो, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। तो फिलहाल आप बस ये थोड़ा ध्यान रखो। वैसे एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, एनसीईआरटी में जो मेंशन रहेगा उसको देखेंगे। ठीक है। तो लाइसोसोम की खोज किसने की? डी डूबे ने किया था, जिसे हम लोग आत्महत्या के थ्योरी के नाम से जानते हैं। एनसीईआरटी जो हमारा एप्लीकेशन पे कोर्स है 9th 10th का साइंस में, वहाँ पे अभी फ़िलहाल कवर कर रहा हूँ। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि लाइसोसोम के बारे में अच्छी तरीके से उसमें व्याख्या किया गया, तो सब कुछ उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है। रिचर्ड अल्टमैन ने सर्वप्रथम 1890 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1890 में रिचर्ड अल्टमैन ने किया था, लेकिन इसका जो नामकरण दिया गया था अल्टमैन के द्वारा, वो बायोब्लास्ट दिया गया था, बायोब्लास्ट। बाद में बेंडा ने 1897-98 में इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। यानी माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हिंदी में हम लोग सूत्रकर्णिका के नाम से जानते हैं, इसका नामकरण जब ये खोज किया गया उस वक्त इसको बायोब्लास्ट के नाम से जाना जाता था, अल्टमैन ने दिया था। लेकिन बाद में बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया किया। ठीक है। शुतुरमुर्ग जो है वो शुतुरमुर्ग चिड़ियों का जो अंडा होता है वो सबसे भारी और सबसे बड़ी कोशिका होती है। जबकि अगर हम मानव में बात करें, जैसे अगर महिला मानव की बात करें, तो महिला मानव शरीर में जो हमारा ओवम है, वो कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है। लेकिन वहीं अगर पुरुष मानव शरीर की बात करें तो उसमें तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन जो होता है वो सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। तो ये 2 पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद रखेंगे। अब बात आती है कि जीवों में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो बेसिकली जीवों में 2 प्रकार की कोशिकाएं मिलता है, एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक से रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए, तो बस इसे थोड़ा सा ध्यान से समझना। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं कहलाती हैं जिनमें केंद्रक तथा सुविकसित कोशिकाओं का अभाव होता है। यानी इसमें अभाव होता है। इसमें 70S होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 70S। ठीक है, 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं और ये क्वेश्चंस भी पूछा गया है। ठीक है, 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। रचना के आधार पर कोशिकाएं आद्य होती हैं। इसमें केंद्रक पदार्थ स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं, अर्थात केंद्रक पदार्थ जैसे प्रोटीन हो गया, डीएनए तथा आरएनए कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में रहते हैं। इसके गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। उदाहरण जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरियोफेज, एरिकेसिया तथा हरे नील शैवाल आदि कोशिकाएं इसके अंतर्गत सभी के सभी आते हैं। यानी अगर आपसे ऑप्शंस दिया जाए कि जीवाणु, विषाणु, नीले हरी जो हमारा
हरा नीला सवाल है, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि ये सभी के सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। ठीक है, तो इस तरह से सब एग्जाम्पल को आपको याद रखना है कौन किसके अंतर्गत आता है। अब देखते हैं हम लोग सेकेंड प्रकार का जो कोशिका है यूकैरियोटिक कोशिका है। तो इसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में वे कोशिकाएं कहलाती हैं जिसमें केंद्रक कला, केंद्रक तथा पूर्ण विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं, यानी उसमें अभाव था, इसमें पूर्ण विकसित होते हैं। इसमें 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, यानी हमने प्रोकैरियोटिक में 70S देखा था, 70S प्रकार के, लेकिन यूकैरियोटिक में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इस प्रकार की कोशिकाएं विषाणु, जीवाणु और नीलहरित शैवाल को छोड़ करके सभी पौधे में विकसित कोशिकाएं होती हैं। यानी हमने ऊपर में देखा था ना, ये इसके अंतर्गत विषाणु, जीवाणु, नीलहरित शैवाल आते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक के अंतर्गत क्या होता है कि विषाणु, जीवाणु तथा नीलहरित शैवाल को छोड़ करके सभी पौधे विकसित कोशिका होती हैं। इनका आकार बड़ा होता है। इस प्रकार की कोशिकाओं में पूर्ण विकसित केंद्रक होता है जो चारों ओर से दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित भी होते हैं। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 1 से अधिक होती है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 1 से अधिक होती है। अब यहाँ पे देखिए 2 पिक्चर दिखाया गया। इसमें एक आपका पादप कोशिका और दूसरा आपका जंतु कोशिका है। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में देख सकते हैं बहुत तरह की चीज़ें यहाँ पे डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको देखना है कि कौन सी चीज़ें कहाँ होती है। कोशिका झिल्ली क्या है, कोशिका द्रव्य क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे है, रिक्तिका क्या है, गोल्गी कॉय, केंद्र, केंद्रिका, ये सब के सब आपको थोड़ा सा देखना है। और मैंने जो नोट्स आपको प्रोवाइड करा है एप्लीकेशन पर, उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से सब कुछ बताया हुआ है फिगर के साथ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट पे देखते हैं क्या है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर क्या है। तो देखिए पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो मुख्य अंतर हो सकता है वो यहाँ पे है कि कोशिका भित्ति पाई जाती है। यानी सबसे पहला प्रश्न तो आपको हमेशा एग्जाम्स में यही देखने को मिलता है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं के बीच अंतर किस आधार पर किया जा सकता है। तो उनमें कोशिका भित्ति के आधार पर किया जा सकता है, क्योंकि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होता है जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। हरित लवक पाए जाते हैं, इसमें हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है, सेंट्रोसोम उपस्थित इसमें होता है। रिक्तिका बड़ी तथा संख्या में कम होती है जबकि इसमें ज़्यादा होता है, छोटी होता है और जबकि अधिक होता है। केंद्रक परिधि की ओर हो सकता है, जबकि ये यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हो कि अधिकांश जंतु कोशिकाओं में केंद्रक मध्य में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बस 2 लाइन आपको याद रखना है। पहला लाइन जो कि कोशिका भित्ति पाई जाती है और हरित लवक पाए जाते हैं, यानी पादप कोशिकाओं में ये 2 जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन दोनों को विभेद करने के लिए, अलग करने के लिए। बस ये 2 पॉइंट याद रहेगा तो आप ऑप्शंस को आसानी से गेस कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो इस छोटे से वीडियो में कोशिका और कोशिका संरचना से रिलेटेड जो पॉइंट्स हमें जानने चाहिए थे वो मैंने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो, नॉलेजफुल अगर लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।